हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे आप लोग। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम शीतल शर्मा और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। ठीक है, तो अभी तक देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और अभी तक हमने इसमें चैप्टर में जो जो पढ़ा है, एक बार जरा हम इसको क्विक रिवाइज करते हैं और फिर हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा पुष्प की संरचना, पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है, स्त्री केसर क्या है, पुमंग क्या है, जायांग क्या है, पुंकेसर क्या है, परागकोश क्या है, लघु बीजाणु धानी क्या है, लघु बीजाणु धानी क्या है। ठीक है, लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु है ना, गुरु बीजाणु किस तरीके से बनता है, भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश क्या है, ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, वो हम पढ़ेंगे क्या, निषेचन और द्यु निषेचन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक, निषेचन एंड द्यु निषेचन। क्या है निषेचन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि है क्या ये, समझे। कि देखिए फर्टिलाइजेशन, अब देखिए चाहे पौधे हो, चाहे जंतु हो, ठीक है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ऐसा नहीं है कि पौधों के लिए अलग डेफिनेशन है, प्लांट्स के लिए सॉरी एनिमल्स के लिए अलग डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है ना। अगर फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में फ्यूजन ऑफ स्पर्म और गैमेट होता है, तो प्लांट्स में भी क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड ओवा। ठीक है, किसका जुड़ना, नर युग्मक तथा ओवा मादा युग्मक का जुड़ना। ठीक है, क्योंकि अब हमारा अब इसके बाद जो हम अगला चैप्टर करेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम मतलब ह्यूमन में, मानव में जनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, समझे। तो अब शॉर्ट तौर पे हम देखें क्या है कि नर व मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। समझे मेरी बात, क्या है। तो अब इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगी, नर तथा मादा, ठीक है, के संयोजन को निषेचन कहते हैं। समझे मेरी बात, बहुत छोटा छोटा लिखा है ना, अभी बड़ा लिखती हूँ, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। क्या कि नर तथा मादा के संयोजन को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और अगर हम इसको और थोड़ा सही से समझे, तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया नर युग्मक। ठीक है, और नर युग्मक के साथ में ये क्या बनाया मैंने, अंडाणु या ओवा। ठीक है, अब ये आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए और जुड़ गए। फ्यूज मतलब जुड़ना, और इसके बाद में जो संरचना बनी, ठीक है, क्या है इसके बाद में जो संरचना, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, युग्मनज। समझे, और इंग्लिश में बोले तो दिस इज जाइगोट। गेटिंग माई पॉइंट यू ऑल, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो अब देखिए सबसे पहले अगर आपको कुछ भी लाइफ में करना है ना, तो सबसे पहले आपको उसमें इंटरेस्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए, अभी आप स्टूडेंट है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब भी आप पढ़ाई करें, जब भी आप कुछ पढ़े, बच्चों ऐसे माइंड में नहीं रखना है कि ये एकदम बोझा है, ये प्रेशर है जिसको मैं नहीं, इंटरेस्ट से पढ़ाई करें। देखिए अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं फुल्ली इंटरेस्ट से पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ाई करें,
इंटरेस्टेड, तभी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि निषेचन है क्या। ठीक है, निषेचन को हमने समझा कि निषेचन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। क्या कि देखिए, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, अब मैं ये डायग्राम बना रही हूँ जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ बार बार। ये डायग्राम किसका है? अगर लाइव क्लास होती तो अभी आप लोग मुझे जवाब देते। किसका डायग्राम है ये डायग्राम है स्त्री केसर का। ठीक है, स्त्री केसर का। अब मैं इसके सारे नाम लिखती हूँ। तो ये वाला नाम क्या है बेटा? दिस इज वर्तिकाग्र और स्टिग्मा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आया, क्या आया यहाँ पे? यहाँ पर आया परागकण। ठीक है, ये क्या है? परागकण। और इस परागकण से क्या निकल रही है? ये इसको ध्यान से देखिए, क्या है ये है पराग नलिका। सबको दिखाई दे रही है पराग नलिका? ठीक है, अब ये पराग नलिका कहाँ पे जा रही है? पराग नलिका जा रही है भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, और इस भ्रूण कोश में देखिए, ये सहायक कोशिकाएं, ये अंड कोशिका, ऊपर की साइड ये एंटीपोडल सेल या प्रतिव्यासांग सेल, और सेंटर में क्या है? ये सेंट्रल सेल में क्या है? ये पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय न्यूक्लियाई। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक। तो अभी हम इस पे नहीं जा रहे, हम अपने पॉइंट पर आ रहे हैं। और हमारा पॉइंट क्या है कि ये पराग नलिका जो आ रही है, और इस पराग नलिका के अंदर क्या है? नर युग्मक। एक नर युग्मक ये है, एक नर युग्मक ये है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे क्या? ये क्या है? नर युग्मक। ठीक है, अब इसी सहायक कोशिका के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? तर्कु रूप कोशिकाएं होती हैं, समुच्चय कोशिकाएं होती हैं। और ये क्या करती हैं कि यहाँ से जो ये पोलन ट्यूब जा रही है, जो ये पराग नलिका जा रही है, मैं इसको दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये पराग नलिका जा रही है ना, ये वाली, तो इस पराग नलिका को डायरेक्शन देती है। ठीक है, कि तुम इधर जाइए उधर जाइए, कैसे जाना है आपको। और इनके अंदर ही क्या है? नर युग्मक है। बात क्लियर? तो यहाँ पर अब आप इसको समझो, क्या कि पराग नली बीजांड में सदैव बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। ठीक है, बीजांड क्या है? अब जैसे जो भी पॉइंट आए ना, तुरंत अपना माइंड में सोचो बीजांड क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये बीजांड है। ठीक है, अब बीजांड द्वार क्या है? ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है? दिस इज बीजांड द्वार। ठीक है, अब पराग नली सहायक उपस्थित तंतु रूपी समुच्चय में प्रवेश करते हुए अपने अग्र पर नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये पराग नलिका जा रही है, ये क्या है? ये है सहायक कोशिका। ठीक है, और ये सहायक कोशिका क्या है कि इसमें तंतु रूप समुच्चय, फिलीफॉर्म एपरेटस भी हम जिसको बोलते हैं, और ये तंतु रूप समुच्चय क्या कर रहा है? पोलन ग्रेन को, पराग नलिका को जाने में मदद कर रहा है कि आपको ऐसे जाना है या वैसे जाना है। गेटिंग? तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन उनको मार्गदर्शन दे रहा है, पराग नलिका कहाँ जा रही है, पराग नलिका के अंदर क्या होता है, पराग नलिका किस में से निकलती है, पराग नलिका में नर युग्मक। ठीक है, तो एक एक पॉइंट समझना है, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ रही है? परागकण नली। ठीक है, ऊपर वाली ये क्या है? ये भ्रूण कोश है। ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं प्रतिव्यासांक है, सेंटर में क्या है? ध्रुवी केंद्र की है, और नीचे क्या है? ये सहायक कोशिका के ऊपर अंड कोशिका। अगर मैं इसको यहाँ पे खूब अच्छे से बड़ा सा बना के दिखाती हूँ, जिन बच्चों ने पहले लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा,
और अगर आप कॉन्टिन्यूअसली सारे लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने क्या बनाया, भ्रूणपोष। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारी कोशिकाएं, ऊपर वाली क्या है, ये प्रतिव्यासांत कोशिका, सेंटर में क्या है, ये ध्रुवीय कोशिका, ये क्या है, सहायक कोशिका, ये क्या है, अंड कोशिका। ठीक है, ये सारे नाम है और यहीं से ये पॉलन ट्यूब जाएगी। आई होप इट्स क्लियर, सबको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि पराग नलिका किस तरीके से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, जैसे ही पराग नलिका भ्रूण कोश के अंदर गई, ठीक है, भ्रूण कोश के अंदर जाने के बाद में वहां से क्या निकले, नर युग्मक निकले। ठीक है, और नर युग्मक जो निकल रहे हैं, और देखिए जैसे परागकण था, परागकण के अंदर क्या था, परागकण के अंदर काई कोशिका थी। काई कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो नर युग्मक है, नर युग्मक क्या करते हैं, देखिए इस वाले डायग्राम में ही बताती हूँ कि नर युग्मक अब कहाँ गए, एक नर युग्मक इससे जुड़ गया, एक नर युग्मक इससे जुड़ गया। ठीक है, और जो इससे जुड़ा है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है युग्मनज। ठीक है, और युग्मनज से आगे क्या बनेगा, ये भ्रूण बनेगा। ये जो बना रहा है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा भ्रूण पोष। क्या बनाएगा ये बनाएगा भ्रूण पोष। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं हम। अब इसमें क्या है, देखिए कि एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है। ठीक है, एक नर युग्मक कहां पे गति करा, अंड कोशिका की ओर। ठीक है, और केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है और जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज जाइगोट की रचना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो युग्मनज बना है, ये युग्मनज जो है कैसा है, ये देखिए ये क्या है, ये युग्मनज, ये है द्विगुणित। ठीक है, 2n क्या है, ये द्विगुणित है। समझे मेरी बात। और ये जो भ्रूणपोष बना है ये क्या है, ये है त्रिगुणित। समझे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखो, फिर इसमें क्या हुआ कि दूसरा नर युग्मक कहाँ गया, सेंटर में गया, केंद्रक वाले जगह पे गया। वहां पे क्या है, द्वितीयक केंद्रक है, उससे जुड़कर क्या बनाया, त्रिगुणित। ठीक है, क्या बनाया यहाँ पर, त्रिगुणित। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या है, ये है त्रिगुणित। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, 3n है, इसलिए ये क्या हुआ, ये हुआ त्रिगुणित। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए अब क्या हो रहा है, ठीक है, तो त्रिगुणित बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसको क्या लिखते हैं, PEN, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको क्या लिखोगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, या हम इसको हिंदी में बोले तो हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे क्या, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र।
ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि भ्रूण कोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार तो क्या हुआ, युग्मनज बना, और दूसरी बार क्या बना, क्या बना दूसरी बार? भ्रूणपोष बना। ठीक है, तो क्योंकि 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्या? द्वितीयक निषेचन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? डबल फर्टिलाइजेशन, द्वितीयक निषेचन हम इसको कहते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए, अब जैसा कि इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं 3 अगुणितक न्यूक्लियाई सम्मिलित है। ठीक है, 3 कैसे? एक एक पॉइंट समझना है। 3 कैसे बेटा? 2 तो हो गई किसमें? ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, और 1 क्या हुई? नर युग्मक। ये दोनों जुड़े ना, तो क्या बना? 3। ठीक है, तो यहां पर ये 2n 1n क्या हो गया? 3n। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम 3। ठीक है, तो 3 ये जुड़ रहे हैं ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिसंलयन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? त्रिसंलयन हम इसको कहते हैं। आ जाता है ये एग्जाम में कि द्विनिषेचन क्या है, त्रिसंलयन क्या है, ध्रुवीय केंद्रक में कितने मतलब प्लॉइडी होती है। ठीक है, और इसमें कितने, नर युग्मक में कितने होते हैं। क्लियर यहां तक? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हटा देते हैं इसको। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक भ्रूण कोश में दो प्रकार का संलयन हुआ, हमने बार बार पढ़ा ये। एक तो है युग्मक संलयन और दूसरा क्या है? त्रिसंलयन। 2 प्रकार का संलयन हो रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? जब 2 प्रकार का संलयन होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्या? दोहरा निषेचन। ठीक है, क्या हम इसको कहते हैं? दोहरा निषेचन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? चलिए, अब देखिए त्रिकेंद्रीय, अब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन गई भ्रूणपोष के रूप में। ठीक है, तो जो त्रिसंलयन हुआ था, इस त्रिसंलयन में क्या बना? प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका। ठीक है, और उसने क्या बनाया? उसने बनाया फिर क्या? भ्रूण पोष। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका वो क्या बनाती है? भ्रूणपोष। और युग्मनज क्या करता है? भ्रूण बनाता है। समझे? ये क्या होगा? 3x और ये क्या होगा? 2x। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये देखो यहां पर, ये देखिए कायिक केंद्रक, यहाँ नर युग्मक है ये। ठीक है, ये सहायक कोशिका है, ये अंड कोशिका है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये ध्रुवीय केंद्रक है, ये नर युग्मक। समझे? तो ये प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। पहले नर युग्मक यहाँ है, अब नर युग्मक यहाँ चले गए। एक किससे जुड़ने जा रहा है? अंड कोशिका से। दूसरा किससे जुड़ने जा रहा है? ध्रुवीय केंद्रक से। अब देखिए यहां पर आगे
देखिए द्यू निषेचन क्या है कि अंड कोशिका में नर युग्मक जब जुड़ा तो उसने क्या बनाया, युग्मनज। ठीक है, तो जब अंड कोशिका से नर युग्मक जुड़ता है हम उसको संयुग्मन कहते हैं, सिनगेमी हम उसको कहते हैं। और जब ध्रुवीय केंद्रक यानी कि द्वितीय केंद्रक से दूसरा नर युग्मक जुड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या, प्रारंभिक भ्रूणकोश केंद्रक। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं हम बार बार, प्रारंभिक भ्रूणकोश केंद्रक क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ रहे हैं क्या, भ्रूणपोष। क्या है भ्रूणपोष, जो ट्रिप्लॉइड है, जैसे 3 एक्स है, ठीक है, त्रिगुणित है। तो बच्चों ये क्या है, ये पोषक ऊतक है। ठीक है, ये क्या प्रदान करता है, ये पोषण प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, भ्रूण को, एम्ब्रियो को। ठीक है, और जिसका निर्माण पुष्पीय पौधों में निषेचन के बाद होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया हुई, ठीक है, निषेचन हुआ, द्यू निषेचन हुआ, और फिर जो भ्रूणपोष है, भाई भ्रूणपोष क्यों, देखिए कहते हैं ना प्रकृति में अगर कोई भी चीज है तो उसको बनने से पहले उसके खाने का इंतजाम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मतलब कितनी सही चीज है कि जिस तरीके से कि भ्रूण बन रहा है, ठीक है, भ्रूण बन रहा है, उसके साथ ही क्या बन रहा है, भ्रूण पोष भी बन रहा है। ठीक है, और ये भ्रूण पोष क्या कर रहा है, खाना, पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को। ठीक है, बात इतनी क्लियर। तो ये इस तरीके से भ्रूण को, भ्रूण पोष। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। चलिए देखो, भ्रूणपोष क्या है, त्रिगुणित संरचना है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास और बीज के अंकुरण के समय उपयोग में आता है। ठीक है भाई, आगे भी तो प्रक्रिया होगी, और आगे प्रक्रिया क्या होगी कि बीज का अंकुरण, बीज को मिट्टी के अंदर डालो, फिर बीज जर्मिनेट करेगा ना, सीड जर्मिनेट करेगा, बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होके क्या होगा, सीडलिंग बनेगा, नया पौधा बनेगा। वो तो ये सब प्रक्रिया के लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। ठीक है, तो ये पोषण कहाँ से मिलता है, भ्रूणपोष से। चलिए, आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो भ्रूणपोष है उसमें विभाजन हो रहा है। ठीक है, विभाजित होने के बाद में क्या हो रहा है कि एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक बन गया। इनमें क्या है, खाद्य सामग्री है, और ये क्या कर रहा है, भ्रूण को क्या कर रहा है, पोषण दे रहा है। कौन दे रहा है, भ्रूणपोष। बच्चों भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में बच्चे जो हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे याद कर लो, भ्रूणपोष, पोष मतलब जो पोषण देगा, जो न्यूट्रिशन देगा, और कोश, कोश मतलब ऐसी जगह जिसके अंदर ये बन रहा है ना। तो बायोलॉजी में तो बच्चे ऐसी टर्म याद होती है कि इसको इससे रिलेट कर दो, उससे उसको रिलेट कर दो, और फिर कुछ कुछ याद हो जाता है। ठीक है, तो भ्रूण पोष, पोषण है ना, तो उसके अंदर क्या बन रहा है, उसमें विभाजन शुरू हो गया और उसके अंदर खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जिस तरीके से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास, ठीक है, अब देखिए इन लाइनों का क्या मतलब है। ठीक है, इसके अंदर ये विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहां पर एक संरचना देखी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसका जो केंद्रक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकार, उत्तरोत्तरी केंद्रक, मतलब इसके अंदर जो केंद्रक है, ठीक है, क्या है कि केंद्र की विभाजन से गुजरकर मुक्त
न्यूक्लियाई के रूप में पैदा होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्या बोलेंगे आप, केंद्र की विभाजन। ठीक है, और जब केंद्र की विभाजन हो रहा है तो क्या हुआ, मुक्त न्यूक्लियाई। इससे क्या बना यहाँ पे बनेगा क्या, मुक्त न्यूक्लियाई या मुक्त केंद्रक लिख दो। ठीक है, इतनी ये प्रोसेस हो रही है। फिर क्या हुआ, ठीक है, कि भ्रूण कोश के विकास की इस अवस्था को, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक बार बार विभाजित हो रहा है ना, तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, अर्थात केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं, क्योंकि केंद्रक बार बार विभाजित हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, केंद्र की भ्रूणपोष। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, केंद्र की भ्रूणपोष। ठीक है, केंद्र की भ्रूणपोष हम इसको कहते हैं। अब क्या हुआ, ये सब प्रोसेस हो गई। ठीक है, फिर अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके सापेक्षी कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। अब क्या है, साथ साथ केंद्रक विभाजित हो रहा है, केंद्रक विभाजन होने के साथ में क्या बन रही है, कोशिका भित्ति। ठीक है, और फिर क्या हुआ, कोशिका भित्ति, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो ये भ्रूणपोष है ये कैसा हो गया, कोशिकीय। बन जाता है। ठीक है, बात इतनी समझ में आई कि केंद्रक का विभाजन हो रहा है, कोशिका भित्ति बन रही है, और फिर भ्रूणपोष कैसा बन गया, कोशिकीय। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या है, ये सब प्रोसेस हो, एक देखिए यहाँ ये सबसे ना क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि कोशिकीकरण से पहले जो ये मुक्त न्यूक्लियाई थी, ये क्या है, इनमें भिन्नता होती है। अगर आपने कच्चा नारियल देखा होगा, मंदिर में जो फोड़ते हैं नारियल, सबको पता है। ठीक है, और नारियल का पानी पिया है ना, तो वो कुछ नहीं, वो क्या है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है। जो हम नारियल का पानी पीते हैं वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। इसमें क्या है, हजारों न्यूक्लियाई से बना है, और जो व्हाइट पार्ट होता है ना नारियल में, जो सफेद सफेद होता है, जो हम खाते हैं, ठीक है, सफेद गुदा गिरी, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, तो नारियल का पानी क्या है वो केंद्र की भ्रूणपोष, और जो व्हाइट पार्ट हम खाते व्हाट इज दैट इज द कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अपनी इस तरीके से कि केंद्र की भ्रूणपोष। ठीक है, केंद्र की भ्रूणपोष क्या है बच्चों, हजारों न्यूक्लियाई से बना है, और दूसरा क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, तो केंद्र की भ्रूणपोष क्या है, नारियल, कच्चे नारियल का पानी, कच्चे नारियल का पानी। ठीक है, और ये क्या है, नारियल का सफेद गुदा। ठीक है, याद रहेगा वैसे। चलिए आगे चलते हैं हम कि बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से
विकासशील, ठीक है, भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेब आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, ठीक है। या तो कंप्लीटली उसको भ्रूण ने कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो वो किसमें है, वो किसमें आएगा, वो आएगा कहाँ पे, ये देखिए मटर, मूंगफली, सेब, या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, ठीक है। या तो वो पूरा कंज्यूम हो गया, खा लिया उसको, या फिर वो थोड़ा बहुत बीज के अंदर रह जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम्ड हुआ, कहाँ पे पूरा प्रयोग हुआ, ठीक है। तो किसमें, मटर, मूंगफली, सेब, और कहाँ पे थोड़ा बहुत रह गया, अरंडी एंड नारियल, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत सही तरह से पढ़नी है, हर लाइन से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, भ्रूण कोश या पुटी के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहां पर युग्मनज स्थित होता है, ठीक है। देखिए भ्रूण किससे बन रहा है, भ्रूण किससे बन रहा है, युग्मनज से ही तो बन रहा है ना, युग्मनज से। तो भ्रूण कोश या पुटी के बीजांड द्वारी, अब इसका क्या मतलब है बीजांड द्वारी, ये हमने बनाया क्या, बीजांड, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीजांड। और ये वाला पार्ट क्या है, बीजांड द्वारी, ठीक है। और यहीं पर क्या है, यहीं पर है क्या, भ्रूण कोश है, यहां पे क्या बनेगा, युग्मनज, ठीक है। यही प्रोसेस चल रहा है ना, जहां अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब किसी निश्चित सीमा तक भ्रूणकोश विकसित हो जाता है। भाई देखिए कितनी सही बात है, जब खाने की चीज तैयार हो गई तब जिसको खाना है वो रेडी होता है, ऐसे याद कर लो, है ना। तो बस यही है कि किस टाइम तक वो रेडी हुआ, किस टाइम तक वो तैयार होता है, जब भ्रूणकोश तैयार विकसित हो जाता है, ठीक है। तो ये है एक प्रकार का अनुकूलन है, ताकि आराम से जो भ्रूण है उसको पोषण मिल सके और भ्रूण जो है ना आगे डेवलप हो सके, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, ऐसे ही इंटरेस्ट बना के पढ़ो बच्चों, बहुत मजा आएगा, पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये हाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ वहां अटैच करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, बात दिमाग में बात बैठ जाएगी, ठीक है। तो देखिए भ्रूण क्या है, विकास की प्रारंभिक अवस्था, क्योंकि अब नया पौधा बनने वाला है, ठीक है, तो स्टार्टिंग स्टेज है। तो एक बीजपत्री दोनों में समान होता है, ये पॉइंट यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था जो इनिशियल स्टेज है, मोनोकोट डाइकोट में सेम होती है। मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री, डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब जिसके अंदर एक बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री जिसके अंदर दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था दोनों में समान है, ठीक है। और युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सपाक्षी कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, भ्रूण गोलाकार, हृदयाकार, परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है, ठीक है। कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाता है भ्रूण, अभी हम डायग्राम में आपको दिखाऊंगी। गोलाकार, हृदयाकार और मैच्योर भ्रूण में विकसित हो जाता है। अब देखिए निषेचन की प्रक्रिया हो गई, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद में युग्मनज ने क्या किया, भ्रूण का निर्माण किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में ये प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है, ठीक है, भ्रूण में। तो देखिए ये देखिए संरचना, ये वाला पार्ट क्या है, अभी आप लोग मेरे सामने होते तो बताते, ये क्या है, दिस इज भ्रूण कोश, भ्रूण कोश है ना ये क्या है, ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये भ्रूण कोश केंद्रक है, ये भ्रूण कोश कोशिका है। अब देखो यहाँ पे क्या बना, ये बना क्या, युग्मनज, ये रहा युग्मनज, ठीक है। अब इसमें विभाजन शुरू हो गया, अब इसमें आगे की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो कोशिकाएं बनी, फिर और
और भी ज्यादा कोशिकीय विभाजन हो रहा है, तो कोशिकीय विभाजन से क्या बना, ये गोलाकार बना, फिर ये हृदयाकार बना, और फिर फाइनली क्या हो गया, ये यहाँ पर मैच्योर, परिपक्व, ठीक है, परिपक्व भ्रूण। तो ये देखिए यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर, तीन शेप हमको दिखाई दे रही है, एक तो गोलाकार, एक क्या है हृदयाकार, और साथ में क्या है परिपक्व भ्रूण, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ जाता है कि कौन कौन सी शेप बनती है भ्रूण की, कब के बाद में, निषेचन की प्रक्रिया के बाद में। चलिए अब देखिए ये क्या है, ये डायग्राम किसका है, इस चैप्टर में और इससे अगले वाले चैप्टर में डायग्राम पे विशेष ध्यान देना है। मैं बार बार बोलती हूँ और आगे भी मैं बोलती रहूंगी कि द्विबीजपत्री भ्रूण, द्विबीजपत्री भ्रूण से क्या मतलब है कि जिसके अंदर दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है। तो देखिए कि एक प्ररूपी द्विबीजपत्री में एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र, ठीक है। तो ये देखिए बीजपत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बीजपत्र ये है, एक बीजपत्र ये है, ठीक है। प्रांकुर, प्रांकुर क्या करता है, प्रांकुर प्लूम्यूल क्या करता है, तने का निर्माण करता है, और मूलांकुर जो होता है वो किसका निर्माण करता है, जड़ का, रूट का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन बीजपत्रों पर एक होती है जो प्रांकुर या स्तंभ से पर प्राय समाप्त होती है। ठीक है, अब इस लाइन को समझो, कैसे समझोगे कि यहाँ पर क्या है कि बीजपत्र के स्तर से ऊपर, ये मान लीजिए मैंने भ्रूणीय अक्ष बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, बीज पत्रोपरिक, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, एपिकोटाइल, ठीक है। जो क्या कर रहा है, जो प्रांकुर, ठीक है। और ये किसमें समाप्त हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है किसमें, प्रांकुर पे। क्लियर। अब आगे देखिए, इसी में कि बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर, तो अभी हमने एक पढ़ा क्या, प्रांकुर, अब दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, मूलांकुर। मूलांकुर क्या करता है, रूट बनाता है, जड़ बनाता है, ठीक है। तो ये मूल शीर्ष पर एक ढक्कन द्वारा आवृत होता है जिसे मूल गोप कहते हैं। अगर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हो मूल गोप का, वहां पे बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है। ये मैंने संरचना बनाई किसकी, जड़ की, रूट की, और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, मूल गोप, ठीक है। ये क्या है, मूल शीर्ष, और मूल क्या होता है, जड़ यानी रूट को कहते हैं। अब ये डायग्राम किसका है, ये है एक बीजपत्री भ्रूण, ये थोड़ा सा टिपिकल है द्विबीजपत्री से, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक बीजपत्री पौधे जैसे चावल हो गया, मक्का, गेहूं, याद कर लो, राइस, मेज, व्हीट, ठीक है, चावल, मक्का, गेहूं, ये जिसमें एक बीज पत्र होता है। तो इस बीज पत्र में क्या है, स्कूटलम, ये देखिए वाला डायग्राम देखिए, स्कूटलम आपको दिखाई दे रहा है, जो भ्रूण बीज पत्र के पार्श्व में स्थित होते हैं, ठीक है। तो एक बीज पत्र में ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्कूटलम। फिर देखिए इसके निचले सिरे पर भ्रूण अक्ष में गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत में कोलियोराइजा, ठीक है। अब डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कोलियोराइजा, ठीक है। तो यहाँ पर है ये मूलांकुर चोल, ठीक है। तो यहाँ पर एक और संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा, हम जिसको बोलते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या, बोलिए बेटा। कोलियोराइजा को मूलांकुर चोल कहते हैं। ये रहा मूलांकुर, ये देखिए मूलांकुर चोल, ये दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। तो यही क्या है, इसको लिखो क्या, कोलियोराइजा,
ठीक है। स्कूटलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीज पत्रोपरिक कहते हैं। बीज पत्रोपरिक में प्रणोह शीर तथा कुछ कालिक पर्ण होते हैं। और इसमें क्या है, प्रांकुर चोल। ठीक है, प्रांकुर चोल क्या करता है, प्रांकुर जो तने का निर्माण करता है। ये वाला डायग्राम देखिए बच्चों, ये क्या है, ये मक्का, ये मक्के का दाना है और इसमें सारे पार्ट आप देखिए, ये ब्रंथ है, ये मूल शीर्ष है, मूल गोप, मूलांकुर, ऊपर वाला भाग क्या है, प्रांकुर, प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर, बीज पत्र, फिर बीज के ऊपर जो कवरिंग है बीज चोल। ठीक है, और मूल शीर्ष क्या है, ये कोलियोराइजा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। मक्का, मेज, एक बीज पत्री। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने भ्रूण पढ़ा बच्चों। ठीक है, और भ्रूण में हमने क्या पढ़ा, भ्रूण में हमने क्या पढ़ा, बोलिए, भ्रूण में क्या पढ़ा हमने? हमने एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री। ठीक है, अब हम किस पे आ रहे, सीड पे आ रहे, बीज। तो भ्रूण का बीज पत्र एक सरल संरचना होता है। ठीक है, और क्या है ये जो भ्रूण है उसका जो बीज पत्र है, ठीक है, उसका जो बीज पत्र है वो क्या है बच्चों, एक सरल संरचना है। और इस सरल संरचना में क्या हुआ कि प्राय आरक्षित आहार भंडारण के कारण, ठीक है, यहाँ पे आहार भरा, फूड भरा हुआ है, न्यूट्रिशन भरा हुआ है। ये कैसी हुई, एक ऐसी संरचना है, एक फूली हुई और स्थूल होती है। ठीक है, क्या, भ्रूण का बीज पत्र यानी कि कॉटिलेडॉन। इसमें क्या है, आहार भंडारण के कारण कैसी संरचना है, फूली हुई। अब यहाँ पे देखिए कि निषेचन के पश्चात, निषेचन की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, बीजांड से क्या बन गया, बीज बन गया। बीज कहाँ होते हैं, फलों के अंदर होते हैं। ठीक है, और बीजांड जो है, ठीक है, बीजांड के ऊपर एक कवरिंग होती है। बात समझ में आ रही है? बीजांड के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड के दोनों अध्यावरण, बीज चोल अध्यावरण, इंटेगुमेंट जो थे वो क्या बनाते हैं, बीज चोल, मतलब बीज के ऊपर की कवरिंग। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा और टेगमेन हम जिसको बोलते हैं, जो बीज चोल होता है, कवर होता है उसका। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ बीज है, ये बीज पत्र है, ये बीजांड द्वार है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये बीज पत्र, भ्रूण पोष, बीजांड के ऊपर कवरिंग। ठीक है, ये मूलाग्र मूल बनाती है, प्ररोह स्टेम बनाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये भ्रूण पोष जो पोषण देता है, मूलाग्र जो मूल बना रही है। ठीक है, बीज के ऊपर जो कवरिंग है बीजवरण, ये क्या है, बीज पत्र कोटिलेडॉन। ठीक है, और ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है बेटा, एक बीज पत्री। तो ये दिस इज स्कूटलम, प्रांकुर चोल, प्रांकुर, मूलांकुर, मूलांकुर चोल, और ये भ्रूण पोष, ऊपर क्या है, ये फल भित्ति। ठीक है, तो ये हमने भी देखा बीज का निर्माण, कि बीज कैसे बना रहा है भ्रूण। अब देखिए बीज का निर्माण, तो जो परिपक्व बीज है, बीज जो बना वो क्या है, गैर एल्ब्यूमिनस या एल्ब्यूमिनस रहित हो सकता है। ठीक है, अब गैर एल्ब्यूमिनस क्या है, कि बीज में अपशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता, क्योंकि भ्रूण ये पूर्णतः उपभोक्त, मतलब जब कंप्लीटली भ्रूणपोष को खा लिया,
कंप्लीटली उसको कंज्यूम कर लिया, तो अब उसको क्या बोलेंगे, गैर एल्ब्यूमिनस। इसमें मटर और मूंगफली है, ठीक है। और एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या है कि इसमें बीजों में भ्रूण पोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, हम पढ़ चुके हैं पहले, ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। तो गेहूं, मक्का, बाजरा, ये इसमें क्या ये है, तो हमने अभी एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है आगे, बीज का निर्माण। कि कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे काली मिर्च देखी है सबने, गोल गोल होती है, घर में देखना काली मिर्च, और चुकंदर में बीजांड का है बच्चों। बीजांड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बीजांड का है या न्यूसेलस कहते हैं। तो कुछ काली मिर्च हो गया, चुकंदर हो गया, उसके अंदर क्या होता है, जो न्यूसेलस होता है वो थोड़ा सा शेष रह जाता है, बचा रह जाता है, ठीक है। तो अपशिष्ट उपस्थित बीजांड काय, इसको हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूण पोष हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, परिभ्रूण पोष। आई होप इट्स क्लियर। अब डॉर्मेंसी का मतलब क्या है, प्रसुप्ति। देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है, हमने बीज लिया और मिट्टी के अंदर डाल दिया, कई बार तो आज डाला कल ही जम गया, कई बार हफ्ते बाद जमा, कई एक महीने बाद जमा, कई क्या है हम भूल जाते हैं, फिर जम रहा है, सालों बाद जम रहा है। तो वो जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड द प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी, ठीक है। तो बीजांड का अध्यावरण, बीज के ऊपर, तो बीजांड है ना, उसके ऊपर जो इंटेगुमेंट होता है, अध्यावरण होता है, वो क्या करता है, उसको बचा के रखता है, उसको संरचनात्मक आवरण है, ठीक है। तो बीज के आवरण में बीजांड द्वार क्या है, एक छोटे छिद्र के रूप में होता है ना बीजांड में, छोटा सा पोर, माइक्रोपाइलम जिसको कहते हैं। और यहीं से क्या जाता है, यहीं से ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। बीजांड द्वार के थ्रू ही क्या जा रहा है, अंदर ऑक्सीजन जा रहा है और जल जा रहा है, जिससे क्या हुआ कि भ्रूण निष्क्रियता की दिशा में प्रवेश कर जाता है। अभी भ्रूण डेवलप नहीं कर रहा, वो एक स्टेज में चला गया, निष्क्रियता, कोई क्रिया नहीं कर रहा, जिसे हम प्रसुप्ति कहते हैं। और जैसे ही इसकी अनुकूल परिस्थितियां आई, मतलब उस बीज के अकॉर्डिंग कोई ऐसी कंडीशन आई जिसमें वो ग्रो कर सकता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग नमी आई। जैसे चना देखा है घर में, अगर नीचे पानी में भी गिर जाता है ना, तो उसमें से रूट्स और शूट निकल आते हैं चने में। तो वो चने का, जैसे वॉश बेसिन में नीचे कई बार चना गिर गया, 2-3 दिन आप ना देखो, उसमें से पौधा निकल आता है, ठीक है। तो उसको अपने हिसाब की कंडीशन मिल गई और वो ग्रो कर गया। तो वैसे उसको नमी मिल गई, ऑक्सीजन मिल गया, अपना टेम्परेचर मिल गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये ग्रो कर जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं कि बहुसंख्यक प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवनक्षम रहते हैं, कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। कि कुछ विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों में कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध है। कौन से हैं, जैसे ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिस है, ये क्या है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से लिया गया था। इसका रिकॉर्ड है कि 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित और पुष्पित होता है। देख लीजिए बच्चों, 10,000 साल बाद, रट लो इसको, कौन, ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिस, ठीक है, 10,000 साल के बाद। फिर देखिए, एक 2,000 वर्ष पुराने खजूर के बीज फोनेक्स डेक्टाइलिफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा गया था, ठीक है। कौन सा, तो इन्हें याद रखना है, वो 10,000 साल पुराना है, ये 2,000 वर्ष पुराने, ठीक है। कौन सा, खजूर, ठीक है। देखिए बीज जो है, किसमें, आवृत बीजियों का अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। कि पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण हुआ, निषेचन हुआ, जल आदि से स्वतंत्र है,
ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि बीज आवरण अनेक लाभ है, क्या है कि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण हो रहा है, निषेचन हो रहा है, समझे, आदि से स्वतंत्र है और बीज की रचना का भी निर्भरता पूर्ण है। नए पर्यावासियों में प्रसारण हेतु उनको अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं। और लैंगिक प्रजनन के उपरांत क्या है, तो इनमें क्या है भाई, नए नए करेक्टर डेवलप होते हैं। नया लैंगिक है ना, दो के बीच में होता है, नर और मादा के बीच में, ठीक है, जिससे क्या होता है, पौधे के अंदर वेरिएशन आता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, बीज, ठीक है। तो हमने बीज के कुछ क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए बीज का महत्व, बीज का महत्व, ठीक है, क्या है महत्व, देखिए अगर लैंगिक जनन होगा, इससे क्या होगा, नया पौधा उत्पन्न होगा, जिसमें क्या होगा बच्चों, विभिन्नताएं होंगी, होती। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? नहीं समझ में आए तो बता देना कमेंट करके, ठीक है। तो यही हमने पॉइंट पढ़ा ये सारे। चलिए आगे देखिए, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, फ्रूट है, ठीक है, कि जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बना रहे हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो रहा है, अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित हो रही है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। तो अंडाशय की दीवार क्या बना रही है, फल की दीवार, ठीक है। अब जैसे जैसे सेब की बात करें हम, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, इनका निर्माण, इनमें क्या है कि फल का निर्माण पुष्पासन से होता है। पुष्पासन आपको याद है, बताया था क्या होता है पुष्पासन। अगर हम पुष्पासन की संरचना बनाएं तो ये देखिए, ये क्या है, पुष्पासन, ठीक है। ये यहीं से क्या निकलते हैं, यहीं से बाह्य दलपुंज, दलपुंज याद आए, मादा भाग, नर भाग, सब निकलते हैं ना। तो कई बार क्या होता है, पुष्पासन क्या करता है, फल का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है, समझे, कौन, पुष्पासन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बच्चों, आभासी फल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये सेब का, सेब जो हम खाते हैं वो क्या है, वो पुष्पासन खा रहे हैं, थैलेमस खा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये रहा थैलेमस वाला पार्ट है, ये रहा, ये पुष्पासन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, ठीक है, अंडाशय, ओवरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक फल। इसको वैसे अगर इंग्लिश में बोले तो दिस इज ट्रू फ्रूट, ठीक है। ट्रू फ्रूट मतलब वास्तविक फल, ठीक है
चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, जैक बोर्ड में अभी तक जो PYQ करेंगे, जो अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप फिलहाल आपको डाउनलोड कीजिए, विद इन 60 सेकेंड आप अपने फेवरेट टीचर से कनेक्ट हुइए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन उनसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ताकि अपडेटेड वीडियो आपको आती रहे। कुछ मेरे पढ़ाने में कुछ आपको सही लगता है तो बताइए, सही नहीं लगता तो बताइए, कुछ कमी है तो वो बताइए। ठीक है बेटा, चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।